नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ पैदल मार्च किया। सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने बैंक घोटाला, अमेरिका भारत ट्रेड डील, मनरेगा का नाम बदलने, धान घोटाला, किसानों के फसल मुआवजा, कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक झुंझुना लेकर प्रदर्शन करते नजर आए और इन सभी मुद्दों पर सैनी सरकार के खिलाफ लामबंद देखे। सत्र को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सियासी वार पलटवार के बीच जिन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, उनका कोई स्थायी समाधान निकलेगा और आगामी सत्र की कार्रवाई से क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं, यह सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा शुरू। हालांकि प्रदेश में 11 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, पर बहुत वक्त बाद ऐसा दिख रहा है कि सदन में विपक्ष से सरकार को इस बार लोहा लेना पड़ रहा है। बजट सत्र शुरू होने से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि हमारे पास जनहित के इस बार कई मुद्दे हैं, हम सरकार की पूरी घेराबंदी करेंगे। तैयारी भी अच्छी थी, पर सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन ही आईडीएफसी बैंक में प्रदेश के विभागों के 590 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आते ही एक तरह से सड़क से लेकर सदन तक संग्राम छिड़ गया। सदन में तीसरे दिन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होनी थी, पर 10 बजे ही कांग्रेस के विधायक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एमएलए हॉस्टल से नारे लगाते हुए विधानसभा पहुंचे और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। यानी सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले ही तेवर गर्म दिखाई दिए। मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये सरकार हर उसमें विफल है। ना कानून व्यवस्था इनके हाथ में है, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया और आपका मुआवजा नहीं मिल रहा किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। हर मुद्दे पे सरकार विफल है। अब मनरेगा जो गरीब आदमी के लिए था उसको बदल रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है, उसको खत्म ही करना है। गौरतलब है कि विपक्ष बुजुर्गों की पेंशन रोकने और इसमें कटौती करने, बैंक घोटाला, धान घोटाला, एचपीएससी की भर्ती, कानून व्यवस्था और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे थे। अभी तो सदन कई दिन और चलना है। आपने क्या कार्रवाई की? मैंने बताया है ना जी, बैंक ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी भी एक क्रेडिबिलिटी 21 फरवरी को लिखा स्टॉक एक्सचेंज को, उसकी भी 4 दिन तक। आज ये जब पहले जांच हुई ना जी, तब लिखा हुआ है। गौरतलब है कि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वृद्धों की पेंशन, फिर बैंक घोटाला, खिलाड़ियों के मुद्दे और पेयजल, सड़कों की मरम्मत जैसे मामले उठाए गए। कई बार हंगामा भी हुआ। सीएम भी बार बार उठकर विपक्ष के हमलों को उन्हीं की ओर मोड़ना चाह रहे थे। तैश में आए मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस सरकार में घोटालों की जांच होती है, कार्रवाई भी होती है। कांग्रेस राज की घोटालों की कई फाइलें मेरे पास हैं। खैर, सड़क से लेकर सदन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। अभी तो तीसरा दिन ही है, होली तक अभी कई सीटिंग्स और होनी है। सियासी हमलों की चाल देखो, ढाल देखो और अंजाम देखो। अनिल कुमार, टोटल टीवी, चंडीगढ़। तो विपक्ष जहां तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को सदन के अंदर घेर रहा है, तो सरकार की भी फुल प्रूफ तैयारी है। आज का दिन क्या कुछ खास रहा है कि रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की है और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। तीसरे दिन हंगामा देखने को मिला, तमाम बड़े मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं। आज की कार्रवाई को ओवरऑल देखें तो वो क्या कुछ है, क्या कुछ खास रहा है और आगामी अपेक्षाएं क्या कुछ की जा सकती हैं? देखिए सौरभ, आज तीसरा दिन था। पहले से पता था हंगामा होगा, क्योंकि कल दूसरे दिन सामने आया था। ये अप्रत्याशित था। पहले नहीं था जो
विपक्ष जो मुद्दे सोच कर आया था, जो मुद्दे उठाने थे, जो लिस्टिंग थे या जो तैयारी थी, लेकिन बैंक घोटाले वाला अचानक मुद्दा सामने आया, उससे लगा कि ये तो सरकारी पैसे पर डाका डल गया। तो आज जब तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई, मुख्यमंत्री ने 11 बजे जैसे हुआ सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो मुख्यमंत्री ने ये बताया कि जो 590 करोड़ की बात हो रही थी कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ, खिलवाड़ हुआ, विश्वासघात हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो उन्होंने कहा कि ये पैसे 24 घंटे के अंदर सरकारी खातों में वापस आ गए हैं। इस मामले में कर्मचारी का, कोई बैंक कर्मचारी है वो इन्वॉल्व था या कुछ अफसरों की संलिप्तता भी, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बोला, लेकिन आपको सौरभ बता दूं, ये जो 590 करोड़ का मामला है ये सारा खुला है। हालांकि इस रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं है, बहुत सारे सूत्र ने जो बताया नई जानकारी है। ये 590 करोड़ का जो था, ये इसके पीछे मास्टरमाइंड एक बैंक कर्मचारी था। 6 महीने पहले उसको बैंक मैनेजमेंट ने हटा दिया था कि कुछ परतें खुलने लगी थी घोटाले की। तो इस मामले में जो 590 करोड़ रुपए था, फर्जी एफडी दी गई, वो पैसा जो बैंक में सरकारी विभागों का जमा था, उस पैसे को मास्टरमाइंड जो बैंक मैनेजर था तब का, आईडीएफसी का, चंडीगढ़ का, उसने हरियाणा सरकार के कुछ अफसरों के नाम भी आ रहे हैं, आईएएस अफसरों के। और मामला और खुला तो शाम तक ही जानकारी सामने आई है कि ये पैसा बैंक मैनेजर ने अपने दोस्तों, अपने परिचितों, अपने जानकारों के फर्जी कंपनियां बनाई, उसी बैंक में जिसमें मैनेजर था, फर्जी कंपनियां बनाई, और ये जो सरकार का पैसा था, शेयर मार्केट में वो पैसा लगाया, और जो मुनाफा आता रहा, वो जो मुनाफा आता रहा अपने अकाउंट में डालता रहा, फर्जी अकाउंट में, मतलब गड़बड़ झाला अंदर खाते चलता रहा। तो कुल मिला के शाम तक जो परतें खुली है इस मामले में, जो ये पैसा यूज किया गया 590 करोड़, इसमें बैंक मैनेजर तो था ही, लेकिन रियल सेक्टर से जुड़े कुछ लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ बिजनेसमैन हैं। उस बैंक मैनेजर के जरिए, बैंक मैनेजर ने जिनसे दोस्ती की थी, उठक बैठक थी, उनके साथ विश्वास जमा लिया था, तो ये सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया था। जब जब मुनाफा मिलता, उस मुनाफे के पैसे को ट्रांसफर करता था फर्जी कंपनियों में। उस मैनेजर को तो हटा दिया गया, लेकिन अब जैसे विजिलेंस जांच हुई है, आज नई खबर यह है कि हरियाणा पुलिस विजिलेंस उस बैंक मैनेजर की तलाश में, रिभव ऋषि उसका नाम है, तो अब यह कि पैसा 590 करोड़ पे जो बवाल हुआ था कल अचानक कि सरकारी पैसा ही लुट गया, सरकारी पैसे की डकैती हो गई, सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया था, तो इस पैसे को बैंक मैनेजर, कुछ आईएएस अफसर जिनका इस बैंक मैनेजर से था, ये पैसा बिल्डर लॉबी से जुड़े कुछ और बिजनेसमैन, वो पैसा इस सारा एक सांठ गांठ करके पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया था। अब खैर बैंक मैनेजमेंट ने सरकार का पैसा तो वापस कर दिया, लेकिन अब जांच चलेगी, वो पैसे की रिकवरी सरकार ने तो कर ली, लेकिन अब बैंक मैनेजमेंट इस मामले की जांच पर देखेगा। बैंक मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से पैसा दे दिया ताकि शोर थम जाए, शोर थम गया तो सुबह ही कार्रवाई शुरू होते मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि हमारा पैसा वापस आ गया, जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि मुख्यमंत्री ये भी कहा कि पहले की सरकारों में भी ऐसा होता था, सरकारी विभाग या जो बड़े अधिकारी हैं किसी भी बैंक में पैसा डाल देते थे, लेकिन इस तरह पैसा खुर्द बुर्द होना, इस तरीके का नया मतलब दिलचस्प नमूना था। दूसरा, आज विधानसभा की कार्रवाई में आज तसल्ली करना बड़ा मशहूर। आज क्या है कि कृष्ण बेदी से शीशपाल केहरवाल जो विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने पूछा कि कितने लोगों की पेंशन कटी है। कृष्ण बेदी ने जवाब दिया कि 78,000 ऐसे बुजुर्ग जिनकी मौत हो गई है, बाद में पता लगा 1 साल बाद कि इनकी मौत हो चुकी है, उनकी पेंशन रोकी गई है, और 5,000 ऐसे जो अपात्र थे उनके कागज चेक किए गए। लेकिन केहरवाल ये कह रहे थे आप ये बताओ वेरिफिकेशन के लिए वो आंकड़ा बताओ, तो कृष्ण बेदी से असहज हो गए। उन्होंने कहा जी तुम्हारी तसल्ली करूंगा, तभी आंकड़े दे रहा हूं, कांग्रेस की तसल्ली हो जाए। यही तसल्ली आज जब सुबह 10 बजे कांग्रेस ने मार्च निकाला था, तो मार्च पर मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अगर आपको मार्च करना, आप विधानसभा की बदनामी क्यों करते हो, आप 25 सेक्टर में मार्च करते। तो हुड्डा ने भी बोल दिया कि आज हमारे को तसल्ली करनी थी सरकार की, तो आज तसल्ली शब्द बड़ा चर्चित रहा। और तीसरी 2 मार्च को दोपहर को 12 बजे बजट पेश किया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आई है। वीरेंद्र जी, आज के सत्र से क्या आसार नजर आते हैं और आगामी इसकी सत्र की कार्रवाई से क्या कुछ उम्मीद है ओवरऑल देखें तो? देखिए, ये तो स्पष्ट था कि सत्र के दौरान
जो विपक्ष है वो हमलावर रहेगा। विपक्ष जो है सत्ता दल की प्रशंसा तो करेगा नहीं, वो जन महत्व के मुद्दे उठाएगा। तो इसलिए जन महत्व के मुद्दों पर हर विषय पर चर्चा हुई, चाहे पेंशन का मामला था, चाहे क्षेत्र के विधायकों के अपने अपने हल्के के विकास की योजनाओं की बात थी। और ये देखिए ये सत्र चल रहा है, तो सत्र चलने के दौरान सरकार दबाव में रहती है। जैसे पानीपत में श्रमिक शांति का मामला था, क्योंकि वो आज ही सुलझा लिया गया, कल वहां पर हिंसा हुई थी, तो मामला विधानसभा सत्र के दौरान इसका विपरीत प्रभाव न पड़े, वो मामला आज ही हल कर लिया गया। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम दास अरोड़ा ने ये मामला उठाया कि जिस तरह से आज सत्र के दौरान ये कांग्रेस और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस विधायक पैदल मार्च करते हुए आए थे, तो उससे विधायकों को सदन में आने में परेशानी हुई। तो अपने ढंग का एक मामला था। देखिए विपक्ष का काम है जो सरकार को आगाह करना, सरकार के ऊपर अंकुश लगाना, तो सरकार के खिलाफ जो भी एक वातावरण बना हुआ है उसको प्रति सचेत करना। तो विपक्ष उन मुद्दों में काफी अग्रणी रहा है। विपक्ष इस बार काफी सतर्क है और विपक्ष मुद्दों को बड़े प्रभावी ढंग से उठा रहा है। अब जिस तरह से कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास म्यूजियम बनाने का मामला आया, तो उस समय नरेश सेठवाल ने कहा भाई आप म्यूजियम क्यों, आप तो यूनिवर्सिटी बनाओ, इतने पैसे से तो यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो इस पर महिपाल टांडा ने उनको कह दिया भाई आप तो महापुरुषों का अपमान कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। तो इस तरह का तनातनी का माहौल तो रहता है, जो विषय की गंभीरता होती है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन कांग्रेस की ओर से भी जो है अपने क्षेत्र के मुद्दों के अलावा कांग्रेस ने जब सतलुज यमुना संपर्क नहर का भी मामला उठाया था, उनका कहना है कि विपक्ष का कहना है कि पंजाब में चुनाव है, तो इसलिए पंजाब के चुनाव के कारण मुख्यमंत्री मौन है, वो पंजाब की भाषा बोल रहे हैं। तो ये मुद्दे तो सब उठे हैं, इन मुद्दों से क्या समाधान निकलेगा, ठीक है, ये तो रही राजनीति की बात। क्योंकि देखिए विपक्ष अपनी बात कहेगा, सत्तारूढ़ दल अपना बचाव करेगा। तो इसलिए इस सत्र के दौरान क्या ऐसा निकल कर आएगा, क्या ठोस निकल कर आएगा। विधायकों ने तो अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए हैं। तो विधायकों के चाहे इनेलो के विधायक थे अर्जुन चौटाला ने जो सड़क के किनारे पेड़ होते हैं उनके साथ कारण जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका मुद्दा भी उठाया। तो प्रमोद विज ने पानीपत के मामले में मुद्दे उठाए, भाई यहाँ के एक्सपोर्टरों को जो है एग्जीबिशन के लिए वहां नोएडा जाना पड़ता है। वो पहले भी कहा भाई यहाँ एग्जीबिशन सेंटर बनना चाहिए, काफी समय से मांग है, और काफी उन्होंने अपने स्थानीय क्षेत्र के मुद्दे उठाए। तो हर विधायक को एक अवसर मिलता है भाई अपने क्षेत्र की बात को कहने का, सरकार के समक्ष रखने का। सरकार उस पर कितना संज्ञान लेती है, बजट के अंदर कितना प्रावधान करती है, ये तो सरकार की अपनी व्यवस्थाएं भी होती हैं, कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन इसमें जो सत्र के दौरान जो है अब जो भी सरकार की प्राथमिकताएं, सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं, जो विभाजन के अंदर रोड मैप झलका है उसको पूरा करने के लिए सरकार अपने बजट में किस तरह का प्रदान करती है, सबकी निगाह तो इस ओर रहती है। बिल्कुल। तो सत्र के दौरान जो है, हालांकि देखिए ये बात तो है कि विपक्ष अपनी बात को प्रमुखता से रखने के लिए, हावी होने के लिए सत्तारूढ़ दल पर कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और सत्तारूढ़ दल जो है विषय की गंभीरता को कितना समझेगा और वो विपक्ष पर हमलावर रहेगा। वो विपक्ष जैसे आज भी मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो कुछ हुआ उसकी फाइलें मेरे पास है, तो निश्चित रूप से ये विपक्ष को उकसाने वाली कार्रवाई थी। तो विपक्ष अपने ढंग से अपनी बात कहता है, लेकिन इस बार जो है विपक्ष जो है वो जन महत्व के मुद्दों के साथ साथ अपनी आक्रामक रणनीति अपना रहा है। आक्रामक रणनीति इस रूप में है कि वो ये दिखाना चाहता है कि जनता के मुद्दों को लेकर वो सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहा है। बस कांग्रेस की भूमिका इतनी है कि वो एक दिखाना चाहता है कि वो अब ताकतवर है, और भारतीय जनता पार्टी भी एक अपनी रणनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में वो कांग्रेस को डरा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी की बैठक हुई उससे ये निष्कर्ष निकल कर आया कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि देखिए जो आंकड़ों का खेल है, जो बहुमत है वो तो एक सीट का है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी सीट पर भी अपने उम्मीदवार का संकेत देकर या किसी निर्दलीय को समर्थन देकर कांग्रेस को अभी से डरा रही है, ताकि कांग्रेस भयभीत और आतंकित हो जाए। अब कांग्रेस इसका किस तरह का जवाब देती है, किस तरह मैदान में आती है, मैदान में तो आना ही है, लेकिन कांग्रेस को एकजुट रख पाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। महेश, अगर पूरे अब तक के सत्र की कार्रवाई देखें और विपक्ष के संग्राम को देखें, तो विपक्ष के संग्राम के बीच सरकार के रुख को कैसे देखा जाए, सरकार से क्या अपेक्षाएं की जाएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं तमाम, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता की आवाज़ उठाई जा रही है, जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जनता समाधान भी चाहती है, जनता उसी को वोट करती है फाइनली। अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या कुछ नज़र आता है, क्या कुछ लग रहा है अब तक की कार्रवाई?
सौरभ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे उनके कैबिनेट मंत्रियों की और चाहे उनके नेताओं की बात करें, अब तक यानी बीते 11 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन एक ही बात दोहराया करते थे। जब भी मीडिया के कैमरों के सामने खुद मुख्यमंत्री खड़े होते या रणबीर गंगवा खड़े होते या कोई भी दूसरा कैबिनेट मंत्री जब मीडिया को फेस कर रहा होता तो उस वक्त एक बयान जो है वो कॉमन दिया जाता था। साधारणतः जो बयान था वो ये था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और हरियाणा में विपक्ष नहीं है। तो एक इंतजार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को था कि विपक्ष जाने कब संगठित होगा और मुकाबले की स्थिति में कब नजर आएगा। मुझे लगता है कि वो कमी तो अब पूरी हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री को इस बात की पीड़ा नहीं रहेगी कि हरियाणा में विपक्ष नहीं है। देखिए, विपक्ष की जबरदस्त मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विधानसभा से बाहर कहीं जो प्रोटेस्ट है वो करना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष को, तमाम विधायकों को। देखिए, आवाज जो उठेगी वो हरियाणा विधानसभा के प्रीमिसेस से यानी हरियाणा विधानसभा के परिसर से या हरियाणा विधानसभा के भीतर से जो आवाज उठेगी वो देश के कोने कोने तक जाएगी। किसी दूसरी जगह पर किसी तरह के विरोध प्रदर्शन का कोई मतलब यहाँ पर नहीं था। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि विपक्ष आवाज उठाने के लिए है और वो आवाज देश के कोने कोने तक जाए, हरियाणा के हर एक बाशिंदे तक जाए, ये जरूर कांग्रेस पार्टी का या किसी भी विपक्षी दल का मकसद होगा ही। तो ऐसे में यहाँ एक कमी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी कर दी है कि विपक्ष अब नजर आ रहा है, विपक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और जो बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि विपक्ष के पास हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं है, अब मुद्दों की कोई कमी विपक्ष के पास नहीं है। ये मानकर चलिए कि जबरदस्त तरीके से घेराबंदी इस वक्त सरकार की देखने को मिल रही है और एक के बाद एक जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बैकफुट पर सरकार को आना पड़ा है। बजट सत्र से ठीक पहले ही मुख्यमंत्री ने अपने ही उन फैसलों से रोल बैक करने का काम किया। देखिए, उसे किन शब्दों में बताया जाए, किस तरीके से परिभाषित किया जाए, किस तरीके से उसमें कलरिंग की जाए, ये अलग बात है। लेकिन ये मानकर चलिए कि ये विपक्ष का दबाव ही था कि जो पेंशन बहाली का फैसला सरकार को लेना पड़ा। 70,000 का आंकड़ा सरकार बता रही है और लोग कह रहे हैं कि 1 लाख के पार है। 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन को रोक दिया गया था, 1 लाख, 1.5 लाख और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो इसे 2 या 2.25 लाख के पार बता रहे हैं। तो ऐसे में अगर 2 लाख मान लेते हैं तो 2 लाख लोगों की पेंशन रोक दी गई थी और बहाल क्यों कर दी गई? क्योंकि विपक्ष का जबरदस्त दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा था। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए, एक बड़े जन आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश जो है इन विपक्षी दलों के बीच देखने को मिल रही थी और सरकार इस तपिश को, इस गर्मी को भांप रही थी। और यही वजह कि मुख्यमंत्री ने समय रहते बजट सत्र से ठीक पहले ही अपने ही फैसलों से रोल बैक कर लिया और यहाँ पर यह कहा कि हमने किसी की पेंशन नहीं काटी और उसे बहाल कर दिया गया। अब किन शब्दों में किस बात को बताया जाए ये अलग बात है, लेकिन ये मानकर चलिए कि इस बार जबरदस्त परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की भी देखने को मिल रही है। विपक्ष के तौर पर मुद्दों की कहीं कोई कमी नहीं और सरकार इस वक्त घिरी नजर आ रही है और सरकार भी पूरी तैयारी के साथ आई है। लेकिन इतनी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ कांग्रेस सामने खड़ा होगी, इस बात की उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को, खुद मुख्यमंत्री को नहीं होगी। देवेंद्र, इस बार मुद्दे बड़े हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष मजबूती में ये भी कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि समाधान की उम्मीद की जा सकती है सत्र के दौरान कि जो मुद्दे जनता के उठाए जाने उनका समाधान मिलेगा। देखिए सौरभ, जिस तरीके से कांग्रेस, खासकर भूपेंद्र हुड्डा आक्रामक नजर आ रहे हैं और आपको एक बात देता हूं, अभी तक हम चर्चा करते रहे कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी, लेकिन विधानसभा वाले मामले में आप देखिए कांग्रेस बिल्कुल यूनिट की तरह एकजुट नजर आ रही है। यहां आप गुटबाजी वाली कोई इस तरह की खबरें नहीं, बाहर खबरें ये आ रही है कि कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर मतलब चढ़ाई कर रही है जनहित के मुद्दों को लेकर। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, शायद बीजेपी सरकार को, संगठन को उम्मीद नहीं थी कि इस सेशन में, बजट सेशन में कांग्रेस इतनी मजबूत होकर, मेरे को लगता है कि शायद सरकार को लोहा लेना पड़ रहा है क्योंकि तैयारी जबरदस्त है। और दूसरा, मुद्दे तो पहले बहुत थे, किसानों के, युवाओं के, लॉ एंड ऑर्डर है, कि पेंशन वाला मुद्दा है, बहुत मतलब ऐसे संवेदनशील मुद्दे जो जनहित से जुड़े हैं, जनता की मतलब उनकी नब्ज को टटोलने वाले हैं। और जिस तरीके से कल अचानक ये बैंक घोटाले वाला मामला आया, इसमें अब कई IAS अफसरों का नाम आ रहा है कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, वो भी उस बैंक मैनेजर से मिले थे। सरकार के पैसे को शेयर मार्केट में डालकर जो मुनाफा था वो बांटा जा रहा था, बांटने की तैयारी थी या बांटा जा रहा था। इसमें रियल एस्टेट से जुड़े लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी, चंडीगढ़ और हरियाणा के, जिनका मतलब यहाँ वास्ता है। तो इस तरीके की चीजें सामने, हालांकि
मुख्यमंत्री ने मामले को समझा लिया कि पैसा वापस आ गया, चैप्टर को क्लोज किया जाए। लेकिन जो मंशा थी, तो जो लोग हैं उनको लगता है कि बहुत गलत किया जा रहा है। सरकार में अगर आप बैठे हो या सरकार से संरक्षित हो तो इस तरीके नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे की डकैती हुई है तो इसका भी गलत प्रभाव गया है। कुल मिला के बीजेपी सरकार को, मंत्रियों को, विधायकों को ये अंदाजा नहीं था कि इस बार बजट सेशन में कांग्रेस इतनी आक्रामक होकर नजर आएगी कि बीजेपी सरकार को, मुख्यमंत्री को लोहा लेना पड़ रहा है। वीरेंद्र जी, इस बार तैयारियां सरकार की भी पुख्ता नजर आती हैं, क्या कुछ लगता है? और कांग्रेस विधायकों का जो प्रदर्शन है, अजीब प्रदर्शन है, झुंझुना लेकर सड़क पर प्रदर्शन करना, ये जनता को झुंझुना सरकार पकड़ा रही है या कांग्रेस को झुंझुना देने का काम कर रही है? प्रदर्शित क्या करता है, डिनोट क्या करता है सर? संक्षेप में चाहूंगा जवाब। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा जो मंत्री कृष्ण पवार हैं, कृष्ण बेदी हैं, महिपाल ढांडा हैं और राव नरवीर हैं, वो मोर्चा संभाले हुए हैं। ये अनिल विज इस बार सदन में है नहीं, 2 मार्च तक का उन्होंने अवकाश लिया हुआ है क्योंकि वो अस्वस्थ हैं। तो ऐसे में अनिल विज की गैर मौजूदगी में तो दूसरे जो मंत्रियों उन पर दायित्व आ जाता है कि अनिल विज बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, तो सरकार का बचाव करने में वो काफी अग्रणी भूमिका रहती है, वो विपक्ष पर हमेशा हमलावर रहते हैं जी। और जहां तक विपक्ष की बात है, देखिए विपक्ष में सीनियर जो विधायक हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रघुवीर कादियान है, बीबी बत्रा है, अशोक अरोड़ा है, वो है, लेकिन युवा भी जो है, विकास सारण है, जूनियर सुरजेवाला है, तो इसलिए वो बड़े प्रभावी भूमिका में रहते हैं। आफ्ताब अहमद हैं, तो इसलिए विपक्ष भी इस बार जो पूरी तैयारी के साथ है। ठीक है, जहां तक प्रदर्शन की बात है, प्रदर्शन करके वो जनता को दिखाना चाहते हैं कि वो जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है महेश, शॉर्ट में कोट करें कि अब आने वाले समय में सत्र से क्या कुछ उम्मीद, शॉर्ट में कोट करें, समय कम है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात मैं उठाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस राज की फाइलें उनके पास हैं, 11.25 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कौन सी फाइलें मुख्यमंत्री अपने पास समेटे बैठे हैं और उनका कब फैसला करेंगे ये तो मुख्यमंत्री खुद जाने। लेकिन एक सवाल जो है इस पर बनता है कि 11.25 सालों से आप कांग्रेस पार्टी की कौन सी फाइल लिए बैठे हैं और मकसद क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर 11.25 सालों से आप कांग्रेस पार्टी की फाइलें ली हुई हैं तो फिर ये भी बताना सरकार को पड़ेगा कि शराब घोटाले का क्या हुआ जो कि कोरोना काल में देखने को मिला था, रजिस्ट्री घोटाले का क्या हुआ जो कि कोरोना काल में ही जो है रजिस्ट्री घोटाले की बात भी सामने आई थी, मजदूरों के वेलफेयर के लिए जो कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था, उसकी जांच को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है, धान घोटाले की परतें कब तक खुलेंगे और रिकवरी कब तक होगी, बहुत सारे सवाल हैं। अगर कांग्रेस पार्टी पर सवाल दागे जा रहे हैं तो काफी सारे ऐसे घोटाले हैं जिनका कोई अता पता हाल फिलहाल नहीं है, कोई बहुत इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सामने नहीं आया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी, खुद सरकार भी सवालों के घेरे में, और आने वाले वक्त में ये मानकर चलिए कि हमले और तेज कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। और आने वाले समय में सदन से लेकर सड़क तक क्या कुछ संग्राम होगा और सरकार का क्या कुछ आगे प्रतिक्रिया रहती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।